नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, असम में संघर्ष कर रहे हैं। एफआईआर भी हो गई है। इस संघर्ष में लड़ाई लंबी खिंचती नजर आ रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि इस न्याय यात्रा से वो एक बड़ा आधार तैयार कर लेगी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का। माहौल बन भी रहा है, कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ नजर भी आ रहा है। राहुल गांधी के जो तेवर हैं, राहुल गांधी की जो बातें हैं, वो लोगों को समझ आ रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की एक मुसीबत उसके सहयोगी दल बनते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज एकला चलो का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में तो रहेंगी, लेकिन बंगाल में वो बीजेपी को हराने के लिए अकेले सक्षम हैं। वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, ममता बनर्जी का अलग हो जाना। और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी, एक रणनीति के तहत सीटों का बंटवारा करेगी, तो शायद इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इन लोगों का तर्क यह है कि अगर कांग्रेस, लेफ्ट, ममता सब एक साथ आ गए, तो जो वोट ममता से नाराज हैं, जो कांग्रेस को चले जाते हैं, जो ममता से नाराज हैं वो लेफ्ट को चले जाते हैं, वो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए बीजेपी के साथ वो ना जाएं, इसलिए एक रणनीति के तहत समझौता किया जाएगा, प्रत्याशियों के आधार पर समझौता किया जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। जयराम रमेश ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के संकेत दिए कि ममता जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन बड़ी मुसीबत बिहार में नजर आ रही है। नीतीश बाबू के तेवर कांग्रेस को बहुत झटका देते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा के नेताओं के संकेत बता रहे हैं कि नीतीश शायद पलटी मार जाए। और अगर नीतीश एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए, तो इंडिया गठबंधन को एक बड़ा धक्का बिहार में लग जाएगा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश भी मुसीबत भरी राह बन रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई किस तरह लड़नी है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाना है या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में रहना है। और ये जो कंफ्यूजन है, ये जो असंतुलन है, वो नुकसान पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था मैंने कुछ दिन पहले। मैंने पूछा था उनसे कि आप न्याय यात्रा में साथ क्यों नहीं गए, अच्छा होता कि इम्फाल से आप भी साथ होते हुए नजर आते। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाती और कांग्रेस हमें न्याय यात्रा में नहीं बुलाती। मतलब अभी भी सीटों के बंटवारे में पेच है और सहयोगी दलों के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है। खतरनाक संकेत हैं ये, क्योंकि अगर ये बेचैनी बढ़ती चली गई, ये नाराजगी बढ़ती चली गई, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्या होगा ममता बनर्जी के इस फैसले का इंडिया गठबंधन में, और क्या रहेगा इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का हाल, इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। अजय शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हैं, देश के उन बहादुर पत्रकारों में से हैं जो बहुत बेबाकी तरीके से अपनी बात कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, इंडिया न्यूज ग्रुप के वो समूह संपादक रहे हैं, 17 चैनल उनके अंडर में थे, बहुत शानदार बोलते हैं। अभिषेक मिश्रा बिहार 4 PM के स्थानीय संपादक हैं, इस समय बिहार विधानसभा के बाहर खड़े हैं। आज एक बड़ी रैली है, उस बड़ी रैली में क्या क्या कहा नीतीश कुमार ने, क्या क्या रणनीति है, इससे हम अभिषेक से बात करेंगे। चलते हैं पहले अजय शुक्ला जी के पास। अजय शुक्ला जी, ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगी, वो भाजपा को हरा सकती हैं। क्या माना जाए, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा धक्का है? नहीं संजय जी, मैं इसे धक्का नहीं मानता हूं। आपका जो पूरा विवरण था जो आपने दिया, मैं इस पे यदि आप कहें तो मैं इसको पूरी चीज एक बताना चाहूंगा। आप पश्चिम बंगाल से ही चूंकि शुरुआत है तो उसी पे ही बात पहले करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि पश्चिम बंगाल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसको समझने की जरूरत है।
पश्चिम बंगाल आज 3 खेमों में बटा हुआ है। एक जो हिंदुत्ववाद के उसमें फंसा हुआ है, वो एक जो बीजेपी के साथ है, और वो हिंदुत्ववाद से ज्यादा आज बीजेपी का हिंदुत्व हो गया है। तो एक चीज है। दूसरा एक खेमा है जो वामपंथियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज वो इस स्थिति में नहीं है कि अकेले कुछ कर सके। तीसरा एक कांग्रेस की जो पुरानी भूमि है वही है, कोई नया कोई बहुत बड़ा उसके पास में आधार नहीं है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी का जो आधार होता था वो 80% तोड़ करके अपने साथ ले गई, बचा हुआ 20% ही कांग्रेस के पास है। अब जब ये सिचुएशन हो तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी यदि कांग्रेस के साथ वहां मिलके लड़ती हैं तो निश्चित रूप से केंद्र की सत्ता की लड़ाई है, और उस स्थिति में ममता बनर्जी का जो वो वोट बैंक जो कांग्रेस से आया हुआ है, आज वो तमाम चीजों को लेके छटपटा रहा है। उसे वो जो जिस इंसाफ की उम्मीद थी, जिस चीज की उम्मीद थी, वो नहीं मिला है। वो परेशान है, वो ऑप्शन ढूंढ रहा है कि कैसे क्या करे। वो वामपंथियों के साथ भी खुल के नहीं जा सकता है, ये भी उसकी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में जो वहां की राजनीति है, उस राजनीति में बेहद जरूरी है कि सब अपनी अपनी या तो स्टेक पे लड़ें, और यदि ये एक होके लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा जिसे है वो ममता बनर्जी को है और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में भी जो 50% से अधिक जो वोटर है वो वामपंथियों से गया हुआ है। वो इसलिए गया क्योंकि वो ममता को बर्दाश्त नहीं करता था, और ममता और वो कांग्रेस से भी नाराज था। लेकिन ऐसी स्थिति में उसके पास एकमात्र ऑप्शन बचा, क्योंकि वामपंथी उस स्थिति में नहीं थे, तो ममता को हराने के लिए वो भाजपा के साथ जाके खड़ा हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह इंक्रीज हुई। यह एक सत्य है। कांग्रेस का वोटर सेकुलर सोच का था, है, और मुझे जो बहुतायत में, और वो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो वोट चूंकि सत्ता में कांग्रेस नहीं है तो वो खिसक करके ममता के पास है। यदि कांग्रेस वहां स्ट्रांग होती है तो वो फिर से टर्न मार सकता है। इसी खतरे के कारण ममता बनर्जी कांग्रेस पर यही दबाव बनाती रही, जो आपकी 2 सीट है वही 2 ले लीजिए, बाकी भूल जाइए। कांग्रेस वहां पर वामपंथियों के साथ लड़ रही थी। आप कहते हैं वामपंथियों को कुछ नहीं देंगे, तो यदि हमारे साथ आप खड़े हैं, बुरे वक्त में भी खड़े हैं, तो साहब हम तो आपको नहीं छोड़ सकते। और जब हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सभी हिस्सा है, तो किसी को कम किसी को ज्यादा स्टेक मिल जाना चाहिए, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई सामान्य सत्ता की नहीं है। यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है, देश बचाने की है। जब यह लड़ाई हो तो सबको बड़े दिल रखने चाहिए। तो ममता बनर्जी बड़ा दिल नहीं दिखा पा रही हैं, और उस कारण से यह स्थिति सामने खड़ी है, और इससे नुकसान ममता बनर्जी को ही होगा, भाजपा को भी होगा। कांग्रेस नुकसान में नहीं रहेगी। कांग्रेस के पास 2 सीट है, 2 से 4 हो जाएंगी, 2 से 1 नहीं होनी है, जो वहां की सिचुएशन है आज की डेट में। एक चीज तो ये जो ममता बनर्जी का है, इसका ये स्थिति। आपने उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बताई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ही मैंने बयान देखा था। अखिलेश यादव ने जो बात कही थी वो क्या कही थी कि साहब हम उनके लिए 2 सीट छोड़ देंगे, बाकी जो है हम अपने वो कर देंगे। तो आप 2 सीट छोड़ देंगे, आपकी औकात सिर्फ 3 सीट की है, आप 2 सीट छोड़ देंगे, उनके पास 1 सीट है, तो आपका स्टेक क्या है, उनका स्टेक क्या है, बसपा का स्टेक क्या है, भाजपा का स्टेक, यदि इसी पर तय करना है तो ये है। तो उस स्थिति में यदि आपको तय करना है तो एक रास्ता दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस सोचे कि हम 50 जीत लेंगे, या हम 20 जीत लेंगे, या 30 जीत लेंगे, इस तरह से कांग्रेस भी नहीं कर सकती।
तो सबको एक सामंजस्य बिठा के समझौते की दिशा पे आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक वहां पर विपक्ष में अखिलेश के पास। लेकिन यदि अखिलेश यादव आज नहीं करेंगे कांग्रेस से समझौता, तो कांग्रेस को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आज कांग्रेस के साथ में जो वोटर आ रहा है वो वोटर उनका काडर वोट नहीं है, वो वोट है जो जानता है कि वास्तव में लोकतंत्र की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी के ऊपर सभी का यकीन है। आज पूरे इंडिया गठबंधन में यदि एक नेता जो सर्वमान्य तौर पे देश स्तर पर सबसे ज्यादा स्टेक रखता हो तो वो राहुल गांधी। तो यदि उस स्तर की बात करें तो आपके पास में बचता क्या है? तो अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, कोई और नहीं है, और अखिलेश यादव को इतना बड़ा वो भी नहीं, स्टेक भी नहीं वो ला पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हीं का अपना डाउन जाना है। तो इसलिए जरूरी उनके लिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए है कि वो कांग्रेस से समझौता करें और देश बचाने के लिए करें। तो यह स्थिति है। तो बहरहाल कांग्रेस अकेले भी लड़ेगी, और इसका उदाहरण मौजूद है। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप याद कर लीजिए 2009 की बात। कांग्रेस पार्टी उस समय 15 सीट मांग रही थी, मुलायम सिंह यादव उन्हें देने को नहीं तैयार थे, 8 सीटों पे बात अटकी हुई थी। अंततः कांग्रेस 10 पे आ रही थी, वो 8 पे ही देने तैयार थे, और कांग्रेस अकेले लड़ी। और उसी उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार लंबे समय तक सत्ता न होने के बावजूद, अब तो 35 साल से अधिक हो गया सत्ता नहीं है, और साहब 35 साल सत्ता न होने के बावजूद, तब तो चलिए कम था वक्त, लेकिन उसके बावजूद इतना वो हो चुका था। कांग्रेस पार्टी 21 सीट जीत के आई थी, न संगठन, न कोई चीज, कोई स्थिति नहीं। तो यह इस बात का संकेत है कि जब वो खड़ा होता है तो माहौल चेंज होता है और स्थितियां हैं। आज यही वजह है कि सपा छोड़ करके सहारनपुर में इरशाद, क्या नाम है, मैं नाम एकदम भूल रहा हूं अचानक, इमरान मसूद कांग्रेस में आ गए। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली आज ऑफिशियली नहीं आए हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो यात्रा में भी गए। और रही बात, अखिलेश यादव 100% झूठ बोलते हैं। आप याद करिए, जिस दिन ये यात्रा शुरू होनी थी, उस यात्रा के पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में सभी को आमंत्रित किया गया था, सभी को चिट्ठी लिखी गई थी कि राहुल गांधी की यह यात्रा शुरू हो रही है और इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। और वो चिट्ठी पहले ही लिखी जा चुकी थी, भेजी जा चुकी थी। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि जो ये बातें करते हैं उसके लिए एक सीधी सी बात ये है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक तौर पे वीडियो जारी करके भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बयान जारी किया था। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी उस मीटिंग में नहीं शामिल हुए तो साहब उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। अखिलेश यादव इतना बिजी नहीं थे, बंगले से बाहर नहीं निकलते हैं, ये हम सब जानते हैं। किसी शादी समारोह में चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो ये स्थिति। चलिए जी, एक बात पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी, नीतीश, अखिलेश सब अगर अलग हो जा रहे हैं, फिर इंडिया गठबंधन का मकसद मैं वही आ रहा हूं संजय जी, वही आ रहा हूं। नीतीश कुमार इतिहास बताता है कि वो सदैव घूम फिर के भाजपा के इर्द गिर्द रहे हैं, चाहे 1977 से लेके जब जनसंघ होता हो, और उसके बाद में आप आज तक बात कर लीजिए, वो आते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर वो अपने मुनाफे की राजनीति करते रहे हैं, वो अपनी कुर्सी की राजनीति करते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उन्होंने कहीं पर कोई बहुत पिछड़ों का फायदा दे दिया हो, इतने सालों से वो है, दे दिया हो तो बता दे। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े जो जारी करने था तब तक सरकार चली गई, वो
जारी करने की जिम्मेदारी थी मौजूदा सरकार पे, उसने नहीं किया। एक सेकंड अजय जी एक सेकंड दूंगा। बड़ी खबर आई है, ममता बनर्जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके सिर पे चोट आई है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से ममता बनर्जी के चोट लगी है, सिर पर हल्की चोट आई है। ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो गया है, अचानक ब्रेक लगे और ममता बनर्जी टकराई। कोहरे की वजह से कार ने अचानक ब्रेक लिया और ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी है। ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। जी अजय जी। जी, तो आप याद करिए, ये बार बार होता रहा है, इसलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कांग्रेस पार्टी का वहां जिससे सबसे बेहतरीन गठबंधन है, वो गठबंधन है आरजेडी के साथ में, और वो लगातार कितनी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, चीजें रही हो, वो कायम रहा है। एक बात बताइए, हम आप आज जब बात कर रहे हैं कि बड़ा भारी कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास 2 सीटें, उत्तर प्रदेश में 1 सीट और बिहार में 0। हुजूर, क्या नुकसान करोगे? हमारा 0 भी ले जाओगे, अच्छा, हमारा मतलब 0 भी ले जाओगे। अजय जी, अगर ये नुकसान क्या करोगे तो फिर क्या कांग्रेस 45 पे रुकने की मन करा रही है? मैं वही आपको बता रहा हूं, वही आपको बता रहा हूं। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में आप आ गए, हमारे मध्य प्रदेश के संपादक जी बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में आप आ गए, कितना % वोट लेके गए? वहां पर नीतीश कुमार की भी पार्टी पहुंच गई, आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई, समाजवादी पार्टी 0.4% वोट लाती है। जो नीतीश कुमार की जेडीयू वहां 0.01% वोट लाती है, और आम आदमी पार्टी वहां 0.5% वोट लाती है। हुजूर, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि आप अपने राज्य से निकल के कहां पर क्या हैसियत रखते हैं, वह साफ दिखाई देता है। कांग्रेस को जहां पर अजय जी एक खबर हो रही है, ब्रेकिंग खबर। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अजय जी, फिर इंडिया गठबंधन बना ही क्यों होता? जब सब सहयोगी अलग अलग चले गए, फिर कांग्रेस अकेले रह गई, फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? जो पहले कहा गया था एक के बदले एक लड़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी मानिए कि कांग्रेस के नेतृत्व से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। अगर सीटों के बंटवारे में देर होगी, तय नहीं किए जाएंगे। मान लिया कि रीजनल नेताओं की अपनी बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन फिर खड़गे जी और राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह मैनेज करें, सीटों का बंटवारा तय करें। सब अपने अपने घर बैठ जाएंगे, फिर कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन तो मजाक में बना था, मजाक में खत्म हो रहा है। संजय जी, मैं आपको बताऊं, आप एनडीए गठबंधन के सापेक्ष में जो कांग्रेस का गठबंधन था ओरिजिनल, उसमें बताइए कहीं कोई फूट है क्या? उसमें तो नहीं है ना। दूसरी चीज, आप ही के चैनल पे मैंने ये बात बताई थी कि पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो दोनों नुकसान में रहेंगे। आप ही के चैनल पे मैंने बताया था आज से कुछ दिन पहले। क्यों बताया था? इसकी वजह बताई थी। यदि कांग्रेस उसके साथ जाती है या वो उसके साथ आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान में कांग्रेस रहेगी, और सेकंड नंबर पे आम आदमी पार्टी। तो मान लीजिए उसका एक अभी कांग्रेस का ही बंदा है जो रिंकू जीत के आया है अभी पीछे, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्यों? उसके बाद में सबसे ज्यादा जो फायदे में रहेगी वो भाजपा और अकाली रहेंगे फायदे में। यदि ये अकेले अकेले लड़ेंगे तो पंजाब में दोनों फायदे में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में पंजाब में तो गठबंधन कभी होना ही नहीं चाहिए। मैं तो सदैव से ये बात कहता रहा हूं, और ये बात कांग्रेस पार्टी के भी पंजाब के नेताओं ने खुल के कहा है पार्टी हाईकमान को, और इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया। तो ये कोई बड़ी बहुत मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता है, और मुझे लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो चुनाव डिसाइड होना है वो दूसरी दिशा में डिसाइड होना है। और जिस दिशा में डिसाइड हो, नरेंद्र मोदी जो खेल खेल रहे हैं आपने उसको नहीं समझा। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जो खेल खेला है उस खेल को समझिए। कर्पूरी ठाकुर को क्यों भारत रत्न दिया जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर
कोई हिंदुस्तान के स्तर पे तो उन्होंने कोई काम किया नहीं था, सिर्फ बिहार के स्तर पे ही पिछड़ों के लिए किया था। और जो वो लेके आए थे पिछड़ों के लिए वो लागू भी नहीं करा पाए थे। तब जनसंघ के नेता मिश्रा जी थे और मिश्रा जी ने गठबंधन तोड़ दिया था और फिर 1980 में कांग्रेस सरकार ने उसे लागू किया था, याद करिए। तो ऐसी स्थिति में यदि इन सारी चीजों को देखेंगे तो आप इस चीज पे आ जाइए कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का ही गेम जो है वो चल रहे थे तमाम सारे लोग, मैं अब उस पे नाम नहीं लूंगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में ममता बनर्जी भी मंत्री रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे नीतीश कुमार भी, और इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा, अखिलेश की स्थिति हम सब जानते हैं। वो आज उस दया पर है कि नरेंद्र मोदी उनके यहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके बाद में बाकी चीज जनता खुद समझेगी और मुझे लगता है समझ रही है, क्योंकि आज जब देश की लड़ाई हो रही है तो उस स्थिति में दो पाले हैं, एक लोकतंत्र बचाने का, एक वो करने का। आज जिसको लोकतंत्र बचाने के लिए जाना है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा और जिसको लोकतंत्र के विपरीत इस धारा में जाना है वो भाजपा के साथ जाएगा, चाहे भाजपा की कोई सहयोगी हो या ना हो। जातिगत गणित निश्चित रूप से मायने रखता है जी। इस बीच में भगवंत मान का एक बयान आया है, दर्शकों को वो सुनवा दूं, फिर मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूं। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई, हाँ 26 जनवरी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पंजाब में हमारा कोई सहयोग नहीं होगा, मान ने भी कह दिया। अभिषेक जी आप खड़े हैं विधानसभा के बाहर ठंड में, मैंने आपको बहुत देर खड़ा कर रखा, क्षमा चाहता हूं कि आप इतनी ठंड में वहां खड़े हुए हैं, लेकिन बिहार बंगाल से भी ज्यादा गर्म है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया, एक शानदार जनवादी नेता जो गरीबों पिछड़ों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। एक सराहनीय फैसला नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से ठीक पहले किया और वो इस तरह के फैसले करके चुनावी लाभ लेते रहे हैं। लेकिन जो आज रैली हुई, जो आज नीतीश ने कहा, वो हमले तो कुछ और इशारा कर रहे थे, जरा विस्तार से बताइए अभिषेक जी क्या हुआ? जी तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त बिहार के पत्रकारों को ठंड नहीं लग रही है, खबरें ही ऐसी हैं। और आज कर्पूरी जयंती को, कर्पूरी के नाम पर रैली थी, कर्पूरी के नाम पर कार्यक्रम था, आरजेडी का भी कार्यक्रम था, जेडीयू का भी कार्यक्रम था, बीजेपी का भी कार्यक्रम था। आरजेडी और जेडीयू का कार्यक्रम थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली के मंच से जो बात कही, आरजेडी का कार्यक्रम था, बीजेपी का कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश कुमार की रैली थी और उसमें उन्होंने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और कल सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो कहा अपनी रैली के मंच से, उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आजकल तो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और ये बात 2-3 बार उन्होंने दोहराई है, कम से कम 2 बार तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया है। न तो इसको साफगोई कह सकते हैं, न ही ये कोई वैचारिक ईमानदारी है, बल्कि ये खालिस विशुद्ध संकेत है कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार इससे बच सकते थे, नीतीश कुमार ये कह सकते थे कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन एक जो क्रेडिट वार कल से चल रहा है, कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, आरजेडी कह रही है, लालू यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये बीजेपी ने डर से दिया है, इसकी हम मांग करते रहे थे, नीतीश कुमार ने कहा है कि इसकी हम मांग करते रहे थे, इस वजह से मिला है। और
आरजेडी जो कार्यक्रम कर रही है कर्पूरी ठाकुर को लेकर, उस पर एक तरह से सीधे तौर पर चोट की है नीतीश कुमार ने कि आप बात करते हैं कर्पूरी जयंती करते हैं, नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन ये कहा कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है। तो एक तरह से चोट है, एक तरह से तंज है कि जो पार्टियां परिवारवाद को आगे बढ़ाती हैं वो कर्पूरी को लेकर कार्यक्रम करती हैं, तो उस कार्यक्रम पर भी चोट है। अब थोड़ा पीछे आ जाते हैं, क्या क्या खेल किया है नीतीश कुमार ने। कल वो राजभवन चले गए राज्यपाल से मिलने के लिए, और फिर बाद में ये खबर निकल कर आई, 40 मिनट की मुलाकात को लेकर जो खबर सामने आई, वो खबर ये सामने आई कि चूंकि बिहार में विश्वविद्यालय वीसी की नियुक्ति का मामला है, उसकी वजह से वो मिले हैं राज्यपाल से। कम से कम मुझे ये बात पचती नहीं है और ये बात पचने वाली है भी नहीं। आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं हैं। उसके बाद कल रात को एक खेल और हुआ, जब ये खबर आई कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, तो नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया देर रात को। उसमें दो बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लिखी कि एक तो उन्होंने लिखा कि इसकी मांग हम बहुत पहले से कर रहे थे, वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी हुई, और एक बात उन्होंने लिखी कि केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। बिहार सरकार का जो ग्रुप है उसमें फिर एक नया मैसेज आता है, एक नया ट्वीट नीतीश कुमार का आता है, वो पुराना वाला ट्वीट डिलीट हो जाता है, नया ट्वीट सामने आता है, और उसमें एक लाइन नीतीश कुमार और जोड़ते हैं अपनी ट्वीट में, और वो लिखते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना नीतीश कुमार भूल गए, तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और दोबारा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। राजनीति में इतने संयोग होते नहीं हैं, और बिहार की राजनीति में तो खासकर होते नहीं हैं। बिहार में आज जो दिख रहा है वो हमने पहले 2-3 बार देखा है, और कमोबेश वही चल रहा है। आज निगाहें टिकी हुई थी पूरे बिहार की, देश की, कि नीतीश कुमार कर्पूरी जयंती के अवसर पर क्या बोलेंगे। क्या वो केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलेंगे? हमला नहीं बोला नीतीश कुमार ने, उल्टे 2-3 बार और बधाई दी और एक तरह से क्रेडिट दिया प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, कि हमारा तो कोई कहेगा नहीं, हमारा तो कोई छापेगा नहीं, तो कह दीजिएगा कि उन्होंने ही किया है, सब वही कर रहे हैं। तो जो भी हो, उन्होंने एक तरह से क्रेडिट दिया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि, और एक बार जब उन्होंने कहा तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ, मैंने फिर दोबारा सुना कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने परिवारवाद को लेकर हमला बोला है, और सीधे तौर पर बाकी पार्टियों में भी परिवारवाद है और कमोबेश ज्यादा है। परिवारवाद के लिए दोषी सिर्फ आरजेडी नहीं है। और एक बार तेजस्वी यादव ने इसी विधानसभा में बताया था, पूरी लिस्ट बीजेपी की बता दी थी कि आपके यहाँ कौन कौन परिवार के लोग हैं। तो परिवारवाद पर बीजेपी की पोल इसी विधानसभा में तेजस्वी यादव ने खोली थी। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त परिवारवाद पर हमला बोले, परिवारवाद की बात करें, तो ऐसे वक्त में इसके मायने यही निकाले जाएंगे कि सब कुछ ठीक नहीं है, और कई तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में हो रही हैं। सब कुछ ठीक वाकई नहीं है। एक के बाद एक घटनाक्रम जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, और उसके बाद अंदर से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो भी अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। मैं इस वक्त ये कहने की स्थिति में नहीं हूं, और ये कह देना शायद जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार कल ही बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कल ही एनडीए के साथ चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार इशारा तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार संकेत तो दे रहे हैं। कल केसी त्यागी ने कई चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं, और उस एक एक इंटरव्यू को हमने सुना है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था हर चैनल का, हर पत्रकार का, कि क्या आप एनडीए में जा रहे हैं? केसी त्यागी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। केसी त्यागी से जब भी ये सवाल पूछा जाता रहा, केसी त्यागी कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकालते, कांग्रेस पर हमला बोलते और कांग्रेस को कोसते। उन्होंने खारिज नहीं किया कि हम एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, उल्टे वो कांग्रेस को कोसने लगते और ये कहते लगते बहुत देर हो गई, हमारी उम्मीद कांग्रेस से दूसरी थी, और तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं, सारे चैनलों पर वो इंटरव्यू भी है। तो जाहिर तौर पर इतने संकेत मिल रहे हैं, अब इसको क्या समझा जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, संकेत कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। और मैं सुनवाता हूं कि नीतीश कुमार ने कैसे क्रेडिट दिया, क्या क्या कहा। ठाकुर जी को सुनिए दर्शकों को। मैं भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है,
इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू। मयूर जानी जी, क्या हो रहा है? ममता बनर्जी ने मना कर दिया, भगवंत मान ने मना कर दिया, नीतीश बाबू के संकेत अलग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनेगा या बनने से पहले ही बिखर गया? एक तो सबसे पहले मैं शुरुआत से माफी मांग लूं अगर मेरी आवाज अगर आपको थोड़ी कम सुनाई दे, तो मैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हूं से, तो थोड़ा आप अपना ध्यान रखिएगा। वैसे गुजरातियों की आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है, अयोध्या में भी गुजरातियों की आवाज बहुत कसके सुनाई पड़ रही है। हाँ, जब आप हमारी टीम ने फोन किया तो मैं थोड़ा मुश्किल में था। मैंने कहा मैं पता नहीं कितना बैठ पाऊंगा, क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हूं। पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज आपने जो चुना है संजय भाई। मैं अजय भाई को सुन रहा था, मैं थोड़ा आपका समय लूंगा। अजय भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। मेरा टेक जो है थोड़ा इससे उनसे थोड़ा अलग होता हुआ नजर आ रहा है मुझे अब ये समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जिस इलाके में जो अगर खुद स्ट्रांग है तो वो किसी को वहां पे सेफ पैसेज क्यों देगा। अगर ममता बनर्जी वामपंथियों से लड़के झगड़ के अपनी सरकार बनाती है, फिर अब तक टिकाती है, फिर बीजेपी जैसी चुनावी रणनीति में सबसे ताकतवर पार्टी को भी लगातार हराती रहती है, वो पार्टी कांग्रेस को अपनी वहां पे जगह क्यों देगी, जबकि कांग्रेस की वहां 2 सीटें हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिसने 79% वोट से जो है पंजाब में सत्ता कायम की है, तो वो कांग्रेस को वहां पे क्यों सीट शेयरिंग करेगी। अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में अपने पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, वहां कांग्रेस की कोई सीट इस तरह से मतलब उनकी कोई ताकत नहीं है, तो वो किस आधार पर कांग्रेस की इस बात को मानेगी जो कांग्रेस मांग रखेगी। जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पे कांग्रेस क्यों मानेगी किसी और पार्टी को वहां शेयर देने के लिए। तो ये तो मुझे तो बड़े आश्चर्य होता है अगर हम लोग ये सोच के चले, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा से जो है एक तरह का हम लोग देखते हैं दृश्य बड़ा अद्भुत खड़े हो रहे हैं कि जन सैलाब है और उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ये वेलकम करने वाली बात है देश की राजनीति में कि भाई कोई एक ही नेता नहीं है जो क्राउड पुलर है, दूसरा भी एक जननायक की तरह खड़ा हो रहा है जो कि क्राउड पुल कर रहा है और लोगों को उस पर कहीं ना कहीं भरोसा बैठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो नजर आ रहा है, वो चरितार्थ नहीं हो रहा है। ठीक है, वो 4200 किलोमीटर की यात्रा में आप कर्नाटक जीते और फिर तेलंगाना जीते, ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं जीते। हिमाचल बड़ी मतलब मुश्किल से जीते और हिमाचल बड़ा छोटा राज्य है। आपके पास तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल है। मयूर जी एक चीज करेक्ट कर लीजिए, आपने पंजाब में कहा कि आम आदमी पार्टी 72% वोट नहीं है, वो 42% वोट पाई थी, सीटें जरूर उनकी 92 शेयरिंग की बात कर रहा था मैं, आपसे वो स्लिप ऑफ टंग हो गई। आपकी बात सही है, मानता हूं, पर मेरा कहने का वो मुझसे जो है आंकड़ा थोड़ा गलत चला गया, पर कहने का तात्पर्य ये था कि वहां लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है उनकी, तो क्यों देगी आपको, कोई क्यों देगा, है ना। आरजेडी अगर वहां जहां पे खुद मजबूत है तो अपने हिस्से का शेयर किसी को क्यों देगी। जेडीयू जहां पे बिहार में जिस जगह पे मजबूत है वहां पे अपने हिस्से का शेयर किसी को काट के क्यों देगी, ये तो समझना पड़ेगा कांग्रेस को। मेरी समझ जो हो रही है आज की राजनीति को लेकर वो ये है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जहां जहां जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां उनको तो आपको खेलने देना पड़ेगा। वहां पे आप सेंध मारने की कोशिश करोगे
तो फिर वही यही सीन होगा कि ममता बोल देगी कि हम कोई रुचि नहीं है, भगवत मान बोल देंगे कि हमको कोई रुचि नहीं है। ये होने वाला है। तो जो जिसकी जहां ताकत है वहां फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े, मतलब अकेला लड़े, ये करे। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की इतनी है मेजोरिटी और इतनी सीट है, या बंगाल में ममता जी की है, राजस्थान में सॉरी ये बिहार में जेडीयू और आरजेडी अपने हिसाब से अपने अपने खेमे मजबूत है, तो वहां जहां कांग्रेस, उन सब क्षेत्रों में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो कुछ हद तक, या यूपी में भी मजबूत है, उतना ही शेयर मांगे। फिर इलॉजिकल शेयर जो है, इरेशनल शेयर मांगेंगे तो नुकसान तो आपके इंडिया गठबंधन का ही होने वाला है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां अपना शेयर मैक्सिमम रखे और लड़े हर जगह अकेले, फिर वहां कोई और पार्टी ना हो। अगर ऐसे गठबंधन चलेगा तभी गठबंधन के लिए कोई उज्जवल भविष्य की आप जो है सोच रख सकते हैं, वरना तो अब क्योंकि आप चल रहे हैं 4200 किलोमीटर चल लिया आपने, अब आप 6200 किलोमीटर चल रहे हैं, अब चल रहे हैं तो इसलिए कि आप ज्यादा शेयर मांग लेंगे जहां आप है ही नहीं, तो वो तो मुझे लगता है इलॉजिकल है, इरेशनल है। जिनकी जहां ताकत है उनको मैक्सिमम शेयर मिलना चाहिए, और जो आप जहां वीक है वहां कम शेयर मिलना चाहिए। मुझे लगता है यही एक समीकरण हो सकता है जिस पर बैठ के विचार किया जा सकता है इनके द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा। अब क्योंकि आप बिग ब्रदर हैं, कहेंगे कि नहीं हम तो राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए हम, भले ही हमारी आपके प्रदेश में इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जब हम फिर भी ज्यादा शेयर प्रपोर्शन के मामले से ज्यादा चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो फिर उचित मांग नहीं होगी कांग्रेस की। कांग्रेस को इसमें सोच विचार करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय पार्टी जहां कदावर है, मजबूत है, वहां उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देंगे तो फिर तो इस गठबंधन का कोई मतलब रह नहीं जाता। संजय भाई, मेरा ही मानना यह है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है उसका वहां मान सम्मान होना चाहिए। संजीव जी, आपका क्या मत है? ये जो अलग अलग फैसले हो रहे हैं, सबकी राय अलग अलग हो रही हैं, फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या रह जाएगा? बीजेपी के लिए तो राह बहुत आसान हो जाएगी। नहीं, मैं इसे पूरे मामले को बहुत अलग नजरिए से देखता हूं और उसी पे मैं बात करूंगा। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आप क्षेत्र में आपका दबदबा है, आपने विधानसभा चुनाव बहुत शानदार तरीके से जीता, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन आप उसके बाद जो लोकसभा में जो नतीजे आए हैं रहे हैं, उसमें भी गौर फरमाना होगी कहां कैसे डिफीट मिली, आपको कितनी सीटें मिली। ममता बनर्जी ठीक है, वहां कह रही है, जो उन्होंने दर्शाया है, बताया, अपनी जगह है। पंजाब में जैसे उन्होंने कहा, मान ने कहा, तो मान 2019 का नतीजा उठा के देखे ना, 2019 में एक सेकंड से एक जोड़ दूं आपकी बात में संजीव भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर रह जाएगा। इतना जरूरी नहीं है, साथ में ये भी जरूरी है कि उन क्षेत्रों में आपके संगठन की स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही है वहां पे कि आप चाहो कि मुझे यहाँ 10 सीटें मिल जाए, आप लड़ सकते हैं, आपके लोग हैं लड़ने के लिए वहां पे, आपका प्रचार प्रसार से लेकर बूथ मैनेजमेंट है क्या आपका? अगर नहीं है तो फिर खामखा की जीत का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, मैं वही मयूर तेलंगाना में क्या संगठन है कांग्रेस का? आज भी है क्या? मुझे बता दीजिएगा। और नहीं, एक मिनट सुनिए, किस बात का गठबंधन भाई? आप कह रहे हो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इसके लिए तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर किसी को। मुझे अजय भाई बताइए कि फिर जो क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में मजबूत है वही सेक्रीफाइस क्यों करे? नहीं, कोई कहीं नहीं रहा। एक मिनट संजीव जी, एक मिनट इसलिए ले लीजिए क्योंकि इन्होंने मुझे इंडिकेट किया था, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि सेक्रीफाइस करने की बात नहीं, मैंने कही जहां पर जो हो दोनों एडजस्ट करें। और दोनों एडजस्ट का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस अपनी जमीन मतलब छोड़ी के चल दे कि हाँ सब अब तुम ही देखो, हम तो चल दिए, ये तो नहीं होगा। वहां जहां जमीन हो वहां बिल्कुल अपनी बात रखे, और जहां जमीन जितनी है उतनी ही बात रखनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जमीन से बढ़कर जो ज्यादा मांग नहीं करनी चाहिए, मैं ये बस, और सभी के लिए कह रहा हूं, मैं वैसे कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पार्टी जितनी जितनी जमीन है उतनी ही मांग रखी जाए, मैं ये कह रहा हूं, तो सामंजस्य बनेगा, वरना बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा। मयूर भाई मैं उसी पे आगे आ रहा था। मैं यही कह रहा था कि आप उसको लोकसभा नतीजों के परिप्रेक्ष्य में देखिए। आप वहां जो आपकी लड़ाई होती थी, एक अलग विधानसभा जब लड़ते हैं एक अलग उसका आधार होता है, और जब हम लोकसभा जाते हैं तब आपको या जब मोदी को हराना है, तो मोदी को हराने के लिए मुझे लगता है ठीक है, आप अपनी नाजायज मांग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपकी जमीन नहीं है, आप सीट नहीं जीत सकते हैं, तो वो एक बिल्कुल
बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस को भी छोड़ना होगा। मैं तो इसी में आ रहा था कि मध्य प्रदेश में जब बात हुई थी, अखिलेश जी ने जिस बात में नाराजगी प्रकट की थी कि हम तो 4-5 सीटें ही मांग रहे थे, 6 सीटें ही मांग रहे थे, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में भी देख रहा था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में जब अगर 29 लोकसभा सीटें हैं और 28 कांग्रेस हारी थी, इसके पहले 27 हारी थी, तो जो आपका यहां दिक्कतें आपको होती रही तो आप ये देखिए कि कहां यदि हम मिलकर लड़ सकते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में यदि एक आध सीट 2 सीट की जरूरत पड़ती कि कहीं आप तालमेल करने की आवश्यकता हो, कहीं ऐसे आधार बन रहे हो जिसमें कहीं आपको, जैसे आप बुंदेलखंड वाला जो इलाका है यूपी से लगा हुआ, एक आध सीट यदि आपको अखिलेश यादव को देना होती देते, लेकिन उधर अखिलेश यादव को भी सोचना होता वो एडोमेंट नहीं हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश की बात हो, या पंजाब की, जहां जहां जो गठबंधन में बड़े ऐसे जो दल है जिनके अपने आज मजबूत स्तंभ में आधार है, तो आपको यदि मोदी से लड़ना है, आपको बीजेपी को हराना है, आपके उसके गठबंधन को हराना है, तो सैक्रिफाइस सभी को करना पड़ेगा, सबको अपने अपने अहम छोड़ना पड़ेंगे, सबको अपने अपने जो सीटों की शेयरिंग को लेकर, सबसे पहली चीज तो सीटों से ये शुरुआत में ही हो गया था जब पहली बार ये दल मिले थे आपस में, तभी बीजेपी ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे चुनाव में कटाक्ष करते रहे थे, या उसके पहले भी कटाक्ष होता था कि ठग बंधन है, ये नहीं चल पाएगा। तो ये जो निकल कर आता है, निकला है। और देखिए शुरुआत ममता जी से हुई, उसके पहले कहीं बिहार से आवाजें आनी थी, बिहार से उठ रहा था कि नीतीश जी कहीं कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसको लेकर बार बार कहा गया कि नहीं गलत है, सोच गलत है, लेकिन उनके जो बातों में झलक रहा है। आज भी मैं देख रहा, केसी त्यागी जी को मैंने देखा तो केसी त्यागी जी ने यही वहां बार बार कहा कि फैसला तो लालू जी को लेना है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पृथक कर लिया। तो ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमको यदि हराना है वास्तव में, यदि आप कहते हो कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से निपटना है, तो जब तक हम अपना अहम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपना ये जो एक लालच नहीं छोड़ेंगे, हम सैक्रिफाइस सब मिलजुल करेंगे तब बात बनेगी। और अब तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, तो ये तो एक सत्तारूढ़ दल को भी मौका मिल गया है केंद्र की, और साथ साथ आपने भी एक ऐसा बड़ा फाउल कर दिया है, मतलब जैसे होता है ना हॉकी मैच में आपको रेड कार्ड दिखा दी जाती है तो आपको 10 से खेलना होता है, कई बार 9 से खेलना होता है, कुछ उस तरीके का दृश्य ये बनने जा रहा है। अब भले ही ये कहा जा रहा है उसको कि नहीं नहीं अभी येलो ही कार्ड है, रेड कार्ड नहीं दिखाया गया, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो रेड कार्ड की ओर ये जितने गठबंधन के जो आधार स्तंभ थे, वो चाहे वो नीतीश जी से लेकर ममता जी और ममता जी से लेकर केजरीवाल तक, वो फाउल उस तरीके से कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब आप एक ऐसा भी अवसर आएगा कि वो पूरी टीम में 2-3-4 प्लेयर ही बचेंगे और सामने पूरे 11 खेलेंगे, ऐसा दिख रहा है। इसको शायद रोकेंगे नहीं, इस पे अभी थमेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका जो 2024 का सपना या वो था कि आपको सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर करना है, वो पूरा हो नहीं पाएगा। संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात यही बन रहे हैं और देखना ये है कि राजनीति अब किस दिशा में जाएगी, क्या क्या मोड़ दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, मयूर जी, अजय जी, अभिषेक जी, आपने अपना समय दिया, आभार, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा समय से नहीं होता है, सहयोगी दल को नहीं मनाया जाता, तो सहयोगी दल अलग हो जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस के लिए ये परेशानी भरी बात होगी। राजनीति कब कहां कैसे क्या मोड़ दिखा दे कह नहीं सकते। हम देखते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप प्यार देते रहिएगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।